नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने चैनल सीबीएसई वाला में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। अब केमिकल बॉन्डिंग मेनली 3 टाइप की होती है। एक होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बॉन्ड की तरफ पढ़ते हैं बिना रुके। आइए चलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम ही आयनिक बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट का सेकंड नेम, अदर नेम आयनिक बॉन्ड है। तो जब जब जहां जहां पर एक मेटल और एक नॉन मेटल दिख जाए, एक मेटल और एक नॉन मेटल दिख जाए, तो वहां पर कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, यानी आयनिक बॉन्ड होगा। ये बात याद रखनी है आपको। जहां जहां पर किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में आपको एक मेटल दिख रहा है और एक नॉन मेटल दिख रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि वो किससे बना है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। मतलब दो एटम आपस में चिपके हैं, किसके कारण? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कारण। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी खासियत, वो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनता है। एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बनता है। अब मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और वहीं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की इनके पास टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जहां जहां पर आपको मेटल और नॉन मेटल दिखता है किसी भी कंपाउंड में, तो समझ जाना है वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हुई है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल NaCl देखते हैं। NaCl जहां जहां पर मेटल और नॉन मेटल, वहां वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सेकंड नेम क्या है इसका? आयनिक। अभी मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक नॉन मेटल और एक मेटल, और मेटल की टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है, मेटल प्लस नॉन मेटल से बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ये बात याद रखनी है। तो अब एग्जांपल लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। NaCl का एग्जांपल लेते हैं। NaCl। अब NaCl को ध्यान से देखिए। Na क्या है? मेटल। और Cl क्या है? नॉन मेटल। इसका मतलब कि NaCl जो एक कंपाउंड है, इसमें जो सोडियम है वो मेटल था और क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये आपस में चिपके, Na और Cl पास आकर आपस में चिपक गए और उन्होंने NaCl बना दिया। किसके कारण? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कारण। उनके बीच में कैसा बॉन्ड है, कैसा संबंध है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखते हैं कैसे हुआ। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब Na को पता है कि मुझको जीवन भर में एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। Na अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी को दान में दे देता है, लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? फिर ये शेल तो गायब हो जाएगी। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो Na स्टेबल हो जाएगा। और वहीं क्लोरीन के आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है,
तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। दोनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का। और कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चला गया? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन के पास चला गया। किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास चला गया। क्लोरीन के पास चला गया। कंप्लीट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ। कंप्लीट ट्रांसफर जब जब होगा इलेक्ट्रॉन का, तब तक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब आगे समझते हैं कि कैसे आपस में कैसे चिपके ये Na और Cl आपस में कैसे चिपके। अभी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसा क्या हुआ कि आपस में चिपक गए और हमको नमक दे दिया। आगे जानते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। Na ने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब क्या हुआ? Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया? लूज कर दिया। इधर Na का लिख दे रहा हूं 11 2 8 1, इधर क्लोरीन 17 2 8 7। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। कहां से गेन किया? सोडियम से गेन किया। सोडियम ने दिया इनको एक इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है आपको? तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो आप ध्यान से देखिए, Na के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। Na का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। तो इलेक्ट्रॉन 11 थे, प्रोटॉन कितने थे? 11। लेकिन जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। प्रोटॉन कितने बचे? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन तो कभी नहीं चेंज होते, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। तो कौन अब इस समय जो Na का एटम है उसमें कौन से चार्ज ज़्यादा है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है? इस समय हमको प्रोटॉन ज़्यादा दिख रहे हैं, वो भी कितने? एक ज़्यादा। तो प्लस Na प्लस सोडियम जो कि पहले क्या था? न्यूट्रल था, अब वो क्या बन गया है? आयन बन गया है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये बन गया है आयन। क्या बन गया है? आयन। वैसे ही क्लोरीन ने क्या किया? पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इधर देखिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 17। प्रोटॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। प्रोटॉन कितने थे? 17। अब क्या किया इसने? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 17 + 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और वहीं प्रोटॉन अभी भी 17 रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन जो कि पहले न्यूट्रल था, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब उसके ऊपर चार्ज आ गया। वहीं सोडियम जो पहले न्यूट्रल था, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, क्लोरीन कंप्लीट ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। तो कंप्लीट ट्रांसफर करने के कारण सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कैटायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको एनाइन बोलते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि कौन सा कैटायन है, कौन सा सिंबल में
कि पॉजिटिव कौन सा था, नेगेटिव कौन सा था। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज समझ में तो आता है, लेकिन कैटायन एनायन के केस में क्या था, तो याद रखना है नेगेटिव चार्ज क्या होता है, एनायन। अगर एनायन को बिल्कुल हम और इसको एक्सपेंड कर दें तो अनेगेटिव आयन, अनेगेटिव आयन, ये याद रहेगा ऐसे। अब ए एन नेगेटिव का एन आयन का एन आयन, अनेगेटिव आयन, तो याद रखना नेगेटिव आयन का मतलब माइनस, और फिर अगर ये याद रहेगा तो फिर इसको अपोजिट जो होगा वो कैटायन होगा। तो यहाँ पर कैटायन कौन बन गया है, कैटायन सोडियम बन गया है, और एनायन क्लोरीन बन गया है। कैटायन और एनायन बन गए यहाँ पर। कैटायन एनायन का मतलब आयंस बन गए, चार्जेस आ गए। दो एटम के ऊपर, दो एटम के ऊपर, दो एटम जो कि पहले न्यूट्रल थे, पहले कैसे थे, न्यूट्रल थे, अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, कंप्लीट ट्रांसफर, किसका कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, अब वो क्या बन गए हैं, आयन बन गए हैं। एक एनायन बन गया है और एक कैटायन बन गया है। उसमें क्या आ गए हैं, उन एटम्स में क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, चार्ज आ गया। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले दोनों न्यूट्रल थे, सोडियम और क्लोरीन पहले न्यूट्रल थे, लेकिन बाद में NaCl एक कंपाउंड बना के देते हैं हमें। अब सवाल यह है कि Na और Cl आपस में, ये तो पता लग गया कि कैटायन एनायन बन जाएंगे, आपस में चिपके कैसे, तो इतनी बात आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि आपस में चिपक कर NaCl कैसे बना, NaCl कैसे बना, इसकी बात करते हैं। सोडियम बन गया कैटायन, अब वो सोडियम न्यूट्रल जैसा पहला था वो नहीं रहा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन बन गया एनायन, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो आगे समझते हैं कि सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर कैसे NaCl बन जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम के ऊपर प्लस है, सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इन दोनों के बीच एक फोर्स आ जाएगी, जिस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, Na बन गया था कैटायन, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, क्लोरीन बन गया था एनायन। हमको पता है कि नेचर में जितनी भी अपोजिट चीजें हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपोजिट चीजें, जितनी भी अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए हमें नमक मिल जाता है और आपस में चिपका हुआ मिलता है। NaCl, Na हम लोग के जो घर में नमक है उसमें Na और Cl अलग नहीं है, एक जो क्रिस्टल है वो NaCl का क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल, बहुत सॉलिड फॉर्म में है। अब इनके बीच अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और जो इनके बीच फोर्स लगेगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस फोर्स के कारण ये आपस में चिपके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कैटायन और एनायन बने, और कैटायन और एनायन के कारण इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर कैटायन और एनायन के कारण क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, इसीलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड दिया गया है। आयनिक बॉन्ड का मतलब दो आयंस के बीच का बॉन्ड, दो आयंस के बीच के संबंध। और दो आयंस कौन से हैं, एक कैटायन है, एक एनायन है।
यहाँ पर हो रहा था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जहां जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाएगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन फिर उस एटम का नहीं रहेगा, जिस एटम को इसने दान में दिया है उसी का रहेगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर इसको दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये दोनों जो नाम है ये एक ही बॉन्ड के हैं, और नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। और ये किसके बीच पाए जाते हैं? नॉन मेटल और मेटल के बीच पाए जाते हैं। ये नॉन मेटल और मेटल के बीच पाए जाते हैं। Na जो कि एक मेटल था, Cl जो कि एक नॉन मेटल था। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, मेटल की होती है देने की। Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, Na बन गया था कैटायन, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था तो क्लोरीन बन गया था एनायन। और अब ये आपस में क्यों चिपकते हैं? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन दोनों के बीच आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाती है इनके बीच। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, चार्जेस के बीच में लग रही है, अपोजिट आयंस के बीच में लग रही है। अब इनका नाम आयनिक बॉन्ड क्यों पड़ा? क्योंकि ये दो आयन से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? कैटायन और एनायन से मिलकर। हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होंगे, और वहां पर मेटल दानवीर बनकर नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कंप्लीट क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इतना समझ में आ गया। लेकिन एक बात है, यहाँ पर एक साथ एक जगह इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन गया कैटायन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो बन गया एनायन। तो जब जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन कर लेता है वहां पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भूल जाइए आप, इसको याद रखिए। यही मेन तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वहां पर हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन हो गया रिडक्शन। क्लोरीन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होके Na+ बन गया, क्लोरीन रिड्यूस्ड होके Cl- बन गया। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन वहाँ होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, और दोनों को कंबाइन कर दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन को, तो ये बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ये बन जाता है रिडक्शन, ये बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जहाँ जहाँ हमें मेटल और नॉन मेटल दिखते हैं वहीं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तो उसके कारण आयन बन जाते हैं, और आयन अपोजिट होते हैं तो उनके बीच फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो इसीलिए वो आपस में चिपक जाते हैं और एक नया कंपाउंड बन जाता है। और जहाँ पर जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है वहाँ रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब समझते हैं कि कैसे पहचानें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के को।
तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद कैसे रखें? तो ऑयल और रिग, ये आपको याद रखना है, ऑयल और रिग। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, and reduction is gain of electron, and reduction is gain of electron, is gain of electron, gain of electron। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड थे जो कंप्लीट ट्रांसफर के कारण बनते हैं और जो हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। जब भी किसी कंपाउंड में आपको एक मेटल एक नॉन मेटल दिख जाए तो समझ जाइए वहाँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड है उन दोनों के कारण, तभी ये दोनों चिपके हैं। दोनों मेटल और नॉन मेटल आपस में किसके कारण चिपके हैं? आयनिक बॉन्ड के कारण। उन दोनों के बीच में आयन बने होंगे और आयनिक बॉन्ड, आयन आपस में चिपक गए होंगे, तो दो आयन्स के बीच में जो बॉन्ड, जो फोर्स होगा उसके कारण वो चिपक गया होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ये मेटल, एक मेटल या और एक नॉन मेटल के बीच में होते हैं। मेटल की टेंडेंसी डोनेट करने की होती है, तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन, मेटल डोनेट करता है किसको? नॉन मेटल को, नॉन मेटल को। इसके कारण मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो मेटल और नॉन मेटल आपस में चिपक जाते हैं बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो इनको फोर्स चिपकाती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कैसी फोर्स होती है? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसीलिए NaCl कैसा होता है? सॉलिड होता है, बहुत टाइट से चिपके हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। लेकिन इसका नाम आयनिक बॉन्ड क्यों पड़ा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम आयनिक बॉन्ड इसलिए पड़ा, ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, इसका नाम आयनिक बॉन्ड क्यों पड़ा? आयनिक बॉन्ड इसका नाम दो आयन से, एक कैटायन और एक एनायन से बना है। एनायन का मतलब नेगेटिव आयन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव आयन। कैटायन होता है मेटल के ऊपर और एनायन होता है नॉन मेटल के ऊपर। इनके कारण, दो आयन के कारण यहाँ पर हमको एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड मिलता है, इसीलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड बन गया है। मतलब दो आयन के बीच बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, केमिस्ट्री की भाषा में फोर्स मतलब दो आयन के बीच फोर्स लगा, दो आयन के बीच अब फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और उन्होंने एक कंपाउंड दे दिया। तो ये था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि इनके कुछ एग्जाम्पल और। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच पाया जाता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर कैटायन और एनायन बनते हैं, इसीलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड पड़ा है। अब एग्जाम्पल हम ले रहे हैं MgO। MgO की बात करें तो Mg है मेटल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 282 और वहीं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। Mg क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। अब दोनों बाजार में टहल रहे हैं, अब याद रखिए मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कारण होंगे, आयनिक बॉन्ड, उन दोनों के बीच में आयंस बनेंगे। तो इधर देखिए आप,
Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके आखिरी में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में Mg के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में Mg के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर Mg इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसकी आखिरी शेल फिर कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी कि एल शेल इसकी लास्ट शेल हो जाएगी। एल शेल इसकी लास्ट शेल हो जाएगी तो मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया तो आपका Mg स्टेबल हो गया। और ऑक्सीजन की लास्ट सेल में है, ऑक्सीजन की लास्ट सेल में है और ऑक्सीजन की लास्ट और वही बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की लास्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना इम्पॉसिबल। गेन करेगा मतलब कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ये 8 बन जाएंगे, 6 + 2 8 बन जाए। ऑक्सीजन भी स्टेबल। तो Mg और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल, खुशी खुशी रहेंगे फिर। तो इस केस में क्या होता है? Mg एक मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो Mg इसके पास 6 थे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो समझ लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दोनों नाम से इसको बोलते। इसमें क्या होता है? इसमें हम खाली आउटर मोस्ट शेल दिखाते हैं, आउटर मोस्ट शेल दिखाते हैं बस। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल दिखाई है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और ऑक्सीजन की भी आउटर मोस्ट शेल दिखाई है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आउटर मोस्ट शेल दिखाते हैं इसमें बस। आउटर मोस्ट शेल को शो करते हैं। आउटर मोस्ट शेल यानी दूसरा नाम आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस शेल दिखाते हैं। तो याद रखिए ये अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO। MgO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल दिखाते हैं खाली, यानी वैलेंस शेल दिखाते हैं और कोई भी अंदर की शेल नहीं दिखाई जाती इसमें, खाली आउटर मोस्ट शेल दिखाई जाती है। तो इसीलिए Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? Mg के ऊपर 2+, Mg के ऊपर +2 चार्ज आ गया। Mg के ऊपर +2 चार्ज आ गया। वहीं ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज आ गया? -2। ऐसा क्यों हुआ? Mg जिसका एटॉमिक नंबर है 12, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 12। प्रोटॉन कितने थे? 12। कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है किसको? ऑक्सीजन को। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए? तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन हमेशा 12 रहेंगे। तो अब कौन सा चार्ज ज़्यादा है? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, इसीलिए Mg2+। वहीं ऑक्सीजन, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। प्रोटॉन कितने थे? 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए मैग्नीशियम से तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। प्रोटॉन अभी भी कितने रहे? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ गए? प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन में इजाफा कितना हुआ? 2 का। तो कौन सा चार्ज बढ़ गया? -2। इसीलिए यहाँ पर -2 आया और वहाँ पर NaCl में +1 -1 आ रहा है, यहाँ +2 -2 इसलिए आया। जितने इलेक्ट्रॉन घटेंगे बढ़ेंगे उतना चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इस केस में देखिए क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयन बन गए। तो Mg कैसा आयन है? Mg कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन। तो यहाँ बन गया कैटायन, यहाँ बन गया एनायन।
अब इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? मैग्नीशियम ने। तो ऑयल को याद रखा, ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ने क्या किया? गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है? दोनों को अगर मिला दें तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन बन गया, एक कैटायन और एक एनायन बन गया, मतलब टोटल 2 कैटायन है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आया है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आया है। अब इसकी स्ट्रक्चर को आगे बात करते हैं। एक कैटायन एनायन बना और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। Mg ने कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब कि Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए। दोनों आपस में चिपक गए। अब कैसे चिपकते हैं आपस में वो देखिए। Mg बन गया कैटायन और ऑक्सीजन बन गया एनायन। अब देखते हैं कि आपस में चिपक के MgO कैसे बने। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमको पता है। तो Mg +2 ऑक्सीजन -2 बराबर चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, तो अट्रैक्ट ईच अदर कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स होती है? फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो ये कैसा बॉन्ड है? ये है आपका आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ये किसके कारण बन रहा है? कैटायन और एनायन के कारण। एनायन कौन है यहाँ पर? क्लोरीन। और कैटायन किसके ऊपर आया? एनायन कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। और कैटायन किसके ऊपर आया? मैग्नीशियम। तो MgO का स्ट्रक्चर ऐसा है। MgO जो कंपाउंड है ये भी आपस में इसीलिए चिपका है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के कारण, आयंस के बीच जो यहाँ पर फोर्स लगती है, बॉन्ड का मतलब फोर्स, उसके कारण MgO बना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर। Mg ने पूरे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। अगला एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं। MgCl2। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 282। Cl का होता है 17, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 287। अगर खाली हम Mg को स्टेबल करें, Mg को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? ध्यान से देखिए। Mg को स्टेबल होने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं? लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन। और खाली इसलिए, अब ये इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर हमने Cl को 2 क्यों लिया है, 2 Cl क्यों लिए हैं? और Cl को अगर स्टेबल होना है तो क्या करें? Cl गेन 2, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करें? गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब कहानी बिगड़ गई। Mg को तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और Cl खाली 1 इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है, क्योंकि भैया 2 ले लेगा उसके 9 हो जाएंगे, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएंगे, तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। तो Cl को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। Mg को लूज करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो Cl बोला भैया मैं तो नहीं लूंगा, तो फिर एक Cl और आया, उसको भी स्टेबल होना है, तो वो भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? गेन 1 इलेक्ट्रॉन। वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे Mg के पास? आउटर मोस्ट शेल में 2, एक इस Cl को दे देगा, एक इस Cl को दे देगा, और Mg भी स्टेबल हो जाएगा। दोनों Cl को भी 1-1 की जरूरत है, दोनों Cl भी स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये स्ट्रक्चर, इसीलिए 2 Cl लिए गए हैं। Mg क्या होता है? Mg है हमारा मेटल, और क्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनता है, बताया अभी था। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर Mg हमारा है मेटल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। क्लोरीन हमारे क्या है? नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
गेन करेंगे, टेंडेंसी होती है इनकी ये। और जब जब मेटल और नॉन मेटल दिख जाए कौन सा बॉन्ड होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। तो आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 क्लोरीन भी हैं जो इससे बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें खाली आउटर मोस्ट शेल दिखाई जाती है, जिसमें खाली कौन सी शेल दिखाई जाती है? आउटर मोस्ट शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। आप ध्यान से देखिए, क्लोरीन के आखिरी में 7 हो गए, और जो दूसरा क्लोरीन था उसके आखिरी में भी आप कितने हो गए? 7 थे, 8 हो गए दोनों में आखिरी में। और वहीं मैग्नीशियम की बात करें, उसके आखिरी से दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आप उसका लास्ट शेल ये वाला हो गया एल शेल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो वो भी स्टेबल, ये दोनों भी स्टेबल, सब कुछ हो गए। लेकिन यहाँ पर अब आगे क्या होगा? ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, आगे फिर बढ़ा दूंगा इसको दोबारा। तो अब आगे बात करते हैं, Mg ने क्या किया? Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो Mg के ऊपर चार्ज कैसा आया? +2। और जो Cl थे वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं? एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl माइनस, दूसरे Cl ने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक इस Cl को दिया, एक इस Cl को दिया, एक इस Cl को। तो टोटल Cl कितने थे? 2Cl। 2Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? तो कितना चार्ज आ गया? 2Cl माइनस 2Cl माइनस, मतलब एक इस Cl के ऊपर माइनस चार्ज आया, एक इस Cl के ऊपर माइनस चार्ज आया। तो Mg क्या है? कैटायन। Mg2 प्लस क्या है? +2 क्या है? कैटायन। 2Cl माइनस क्या है? एनायन, ये नेगेटिव आयन है। अब इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? मैग्नीशियम ने। तो ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑयल को मत भूलिए, कभी मत भूलिए, ऑयल और रिक याद रखना है। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया? मैग्नीशियम ने। तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और गेन किसने किया? क्लोरीन ने। तो इसका हो गया रिडक्शन। तो इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब जब बनेंगे तब तब वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। ये था मैग्नीशियम, जो कि एक मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आपस में चिपकेंगे कैसे वो दिखाते हैं आपको। एक कैटायन है, एक एनायन है, तो 2 आयन से ये बॉन्ड बना है, तो इसीलिए इसका नाम होता है आयनिक बॉन्ड। अब आपस में चिपकते कैसे हैं ये देखिए। मैग्नीशियम बीच में रहेगा, +2, इधर एक Cl, इधर माइनस चार्ज। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होती क्या है? द फोर्स बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्ज है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नीशियम क्लोरीन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो MgCl2 में कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्यों? बार बार ये क्वेश्चन इसलिए आता रहता है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि ये किससे बना है? आयन से। कौन से आयन? कैटायन प्लस, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एनायन नेगेटिव आयन से मिलकर ये बना। तो ये एक और एग्जांपल था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, MgCl2। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ZnCl2। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ZnCl2 का। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है ZnCl2 का। Zn क्या है? मेटल। Cl क्या है? नॉन मेटल। Zn हमारा मेटल है, Cl हमारा नॉन मेटल। अब Zn का एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2 आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2 लिए गए हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एक इस क्लोरीन को देगा, एक क्लोरीन और होगा, एक उसको देगा, तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर। Zn से कहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? क्लोरीन के पास। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं इसके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें खाली आउटर मोस्ट शेल बनानी होती है, यानी वैलेंस शेल खाली शो करनी होती है। तो Zn के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन Zn दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो Zn ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इस क्लोरीन को दिया, एक दूसरे क्लोरीन को दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है यहाँ पर? कंप्लीट ट्रांसफर, पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, दान में दे दिया पूरा इलेक्ट्रॉन। Zn का एटॉमिक नंबर 30, तो 2 8 18 2। Cl का एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। दूसरे Cl का भी 17 ही होगा, तो 2 8 7। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा आता है? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसको। तो Zn और Cl2 के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब Zn ने अपना, इसको इस तरफ बना दे रहा हूं मैं, Cl Zn ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दिया। तो यहाँ पर कैसा हुआ? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब दान में दे दिया, वापस नहीं मांगेगा आपको, Zn वापस नहीं मांगेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। अब देखिए, तो Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2। इसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा +2। अब ये क्या बन गया? कैटायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। अब ये Zn नहीं रहा, Zn तो न्यूट्रल एटम था। अब तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो Zn के ऊपर आया +2 चार्ज, कैटायन बन गया। और Cl, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl ने गेन किया, Cl-, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने गेन किया, तो Cl-, ये दोनों क्या बन गए? एनायन बन गए। तो कैटायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? ऑयल और रिग याद रखना है हमेशा आपको, रिग। इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? Zn ने लूज किया। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो गया रिडक्शन। और दोनों मिलकर क्या बन गए? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और ZnCl2 अब आपस में कैसे चिपकेंगे वो देख लेते हैं। कैटायन और एनायन बन जाते हैं। पहले न्यूट्रल एटम थे, अब वो न्यूट्रल नहीं रहे, कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब आगे आपस में कैसे चिपके? ZnCl2 +2 Cl माइनस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक मेटल, 2 नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच कैसे बॉन्ड बनते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नाम क्यों पड़ा? आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स, क्योंकि ये 2 आयन से मिलकर बने हैं। कौन कौन से आयन?
कैटायन, कैटायन प्लस एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन प्लस एनायन। तो कैटायन और एनायन, कैटायन भी होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव, दोनों के बीच में फोर्स है, इसीलिए ZnCl के साथ चिपका हुआ है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होंगे। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्जेस आपस में मिलेंगे, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों को अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, और इसीलिए फिर वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा और कंपाउंड मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड in which electrovalent bond मतलब कि आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड और यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों सेम है, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ये सारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड थे जो अभी तक हमने पढ़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? मेटल नॉन मेटल के बीच में, तो NaCl, Na मेटल, Cl नॉन मेटल, ZnCl2, Zn मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, MgCl2, मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, MgO, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, NaF, सोडियम मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, NaBr, सोडियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, LiF, लिथियम मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, LiBr, लिथियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। तो इतने सारे कंपाउंड हैं। अब लेकिन पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? सबसे बड़ी खासियत जो मैंने बताई थी, जब जब आपको किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दिखते हों, एक मेटल और एक नॉन मेटल दिख रहा हो, या एक मेटल या दो नॉन मेटल, लेकिन मेटल और नॉन मेटल जिस कंपाउंड में आपको दिखेंगे, उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, मतलब कि वो कंपाउंड आयंस के कारण आपस में चिपका होगा, वहाँ आयंस का फॉर्मेशन होगा, वो 1,00,000% इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इनका नेचर, किसके कारण बने हैं, नेचर कैसा होता है? तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, आयंस के कारण बने हैं। NaCl आपस में क्यों चिपका है? NaCl आपस में आयंस के कारण चिपका है। अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आयंस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस हैं। आयंस के कारण बनते हैं, एक कैटायन प्लस एनायन के कारण क्या बनता है? कंपाउंड बनता है इस केस में। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड में का नेचर कैसा होता है, मतलब वो किससे बने होते हैं? वो आयन से बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। सेकेंड, वेरी हाई, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, static force between किसके बीच में होता है? बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में। आयंस कौन से? एक कैटायन एक एनायन, तो इनके बीच में क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही प्रॉपर्टी के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण और सब प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे, तभी तो आएगा मजा। एक प्रॉपर्टी जान लीजिए, सारी प्रॉपर्टी आप जान जाएंगे।
वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आयंस अपोजिट चार्ज के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी आपस में चिपक जा रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, तो ये मेन प्रॉपर्टी याद रखनी है आयनिक कंपाउंड की, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत टाइटली चिपके रहते हैं, बहुत ही फोर्स के साथ दो एटम चिपके रहेंगे तभी ये कंपाउंड बनेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस के बीच का फोर्स, जो फोर्स लगता है अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस का मतलब प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है एंड नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस। नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का, आयन से बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, इसीलिए आपस में चिपके होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब इनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल का मतलब हमको कैसे दिखते हैं ये, फिजिकल का मतलब है कि हम जब इसको छुएंगे तो कैसा होगा, ये जो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होते हैं ये छूने पर कैसे महसूस होते हैं, तो फिजिकल स्टेट देखते हैं इनका, फिजिकल स्टेट। तो आप बताइए फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होते हैं ये, कैसे होते हैं, सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ना ये गैस होंगे ना ये लिक्विड होंगे, हम बना दें वो अलग बात है लेकिन ये होंगे नहीं, ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड। क्यों, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स, इसीलिए बहुत टाइटली चिपके होते हैं, जैसे NaCl, NaCl है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो घर में नमक आता है जिसको हम NaCl बोलते हैं, घर का नमक यानी कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड। उसका कारण क्या है कि Na जो कि वहां पर Na पॉजिटिव था, Na प्लस था, कैटायन था, कैटायन और एनायन के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत टाइटली चिपक जाते हैं दोनों, सोडियम और क्लोरीन चिपक जाते हैं टाइटली, इसीलिए घर का नमक भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो फिजिकल स्टेट कैसी होती है आयनिक कंपाउंड की, ये होते हैं सॉलिड। क्यों हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्यों, हाई क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, अपोजिट चार्ज के बीच होता है तो कैटायन एंड एनायन के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके कारण उनको तोड़ना मुश्किल है, उनको बॉयल करना मुश्किल है और उनको मेल्ट मतलब उनको गलाना मुश्किल है, इजीली ना मेल्ट होते हैं ना इजीली बॉयल होते हैं, आपस में बहुत टाइटली चिपके रहते हैं, इसलिए ना इजीली बॉयल होंगे ना इजीली मेल्ट होंगे। तो हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब लेकिन एक बहुत खास बात है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार सवाल एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आयनिक कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, एक्वस का मतलब पानी में डाल दें, एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म, मोल्टन का मतलब
गला हुआ, मोल्टन फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। सवाल यह है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें खाली पानी में जब जाएंगे और घुल जाएंगे, और या तो मोल्टन या उनको हीट दे दी जाए, वो पिघल जाए और तब करेंगे, कंडक्ट करेंगे वो। लेकिन अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि जब चार्ज फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब बात करते हैं, पहले बात करेंगे सॉलिड फॉर्म की, आयनिक कंपाउंड की, फिर बात करेंगे एक्वस और मोल्टन फॉर्म की, कि ऐसा क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो पाती, लेकिन जैसे उसको हम गला देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और पानी में डाल देंगे तब और तेजी से पास होती है। ऐसा क्यों? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर में, तो यहाँ पर कंडक्टर क्या है? यहाँ पर मतलब किसी भी कोई भी चीज़ क्या है? NaCl है मान लीजिए। ये आयनिक कंपाउंड में जब चार्ज फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो कर पाएगा। तो अब पहले सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड के सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं तो पहले बात आती है सॉलिड फॉर्म की। सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं पहले। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? फ्री चार्जेस हैं, चार्जेस तो होते हैं, चार्जेस आर प्रेजेंट, चार्जेस आर प्रेजेंट। कौन कौन से चार्जेस? कैटायन और एनायन तो होते हैं कंपाउंड में, बट नॉट फ्री। एंड एनायन होते हैं बट नॉट फ्री, लेकिन फ्री नहीं होते, फ्री नहीं होंगे। फ्री, अब सोचिए, जब फ्री नहीं होंगे चार्जेस, फ्री नहीं होंगे, फ्री चार्जेस नहीं होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो चार्ज मूव कहाँ करेगा? चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। चार्ज मूव नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। अब ध्यान दीजिए, सॉलिड फॉर्म में चार्जेस आर प्रेजेंट, चार्ज तो है अंदर कंपाउंड में, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायन के फॉर्म में है, बट नॉट फ्री, बट नॉट फ्री टू मूव, मूव करने के लिए वो फ्री नहीं है। अब देखिए, जब फ्री नहीं होंगे चार्ज तो चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे। जब चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे तो करंट कंडक्ट नहीं होगा। ये बात याद रखिए, जब फ्री, अगर चार्जेस फ्री नहीं होंगे किसी भी कंपाउंड में तो मूव नहीं होगा, चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा। जब हम फ्री होंगे तब तो चल पाएंगे, हमको पकड़ रख के पीछे से हम कहाँ चल पाएंगे? तो वैसे ही जब चार्ज फ्री होते हैं तभी चार्ज मूव कर पाते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो अब सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड के चार्जेस तो अंदर है कंपाउंड के, जैसे कि NaCl माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन तो हैं लेकिन फ्री नहीं है, नॉट फ्री टू मूव। किसके कारण? चार्जेस होते हैं देखिए, चार्जेस, आयनिक कंपाउंड है NaCl कॉमन सॉल्ट, लेकिन फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। जब मूव करने के लिए फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो नॉट फ्री टू मूव, नॉट फ्री टू मूव किसके कारण? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको बहुत टाइटली बिल्कुल बाउंड किया हुआ है, Na और Cl आपस में चिपके हुए हैं। तो Na प्लस जो कैटायन था और Cl माइनस जो एनायन था, ये चार्जेस हैं लेकिन ये फ्री नहीं है। इसीलिए सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड
आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, चार्जेस होते हैं लेकिन फ्री नहीं होते हैं। अब बात करते हैं मोल्टन फॉर्म की। मोल्टन फॉर्म की मोल्टन फॉर्म में क्या होगा? मोल्टन फॉर्म का मतलब है कि हीट देंगे, व्हेन वी अप्लाई हीट, व्हेन वी अप्लाई हीट, तो हीट क्या करेगा? क्या करेगा हीट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर देगा? वीक कर देगा, वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वीक का मतलब कमजोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे NaCl प्लस Cl माइनस, इसको वीक कर देगा और इसी के कारण जब हम हीट देंगे तो उसको वीक कर देगा और बाद में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। जब बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड टूट गया हीट देने पे। हीट देने पे हम लोग पिघला देते हैं, तभी तो नमक बिल्कुल पानी के फॉर्म में आ जाता है, मोल्टन फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब NaCl के बीच का, NaCl जो पहले था सॉलिड फॉर्म में बहुत टाइट था, क्रिस्टल था। क्यों था क्रिस्टल? बहुत ज़्यादा फोर्स थी उन दोनों के बीच में, एनायन और कैटायन के बीच में। लेकिन जैसे ही हम उसको पिघला देते हैं तो आप देखते हो पिघल जाता है वो। पिघलने का मतलब अब क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस दूर चले गए हैं, दूर हो गए हैं। अब दूर चले गए हैं, इसका मतलब दे आर फ्री टू मूव, और फ्री होंगे मूव करने के लिए तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। मोल्टन फॉर्म की वजह से क्या होता है? हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देती है। जब बॉन्ड टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस दूर दूर चले जाएंगे, मतलब फ्री टू मूव, वो फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की। मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है? कि हीट उसको पिघला देती है और हीट के पिघलाने के कारण जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है और Na और Cl मतलब Na प्लस और Cl माइनस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एक्वस फॉर्म की बात करें, यहाँ पर एग्जांपल हम NaCl का ले रहे हैं कि NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और साथ साथ में मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं आगे, तीनों एग्जांपलों को लेके हम आगे चल रहे हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने NaCl का एग्जांपल लिया है, NaCl को पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। अब क्या होगा? तो वाटर क्या करता है? वाटर वीकेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन और एनायन। कैटायन और जैसे हीट करती थी वही काम ये भी करता है। क्यों? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? वो ये वाटर की है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना है, वाटर की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के कारण, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वाटर की, इसी प्रॉपर्टी के कारण वाटर NaCl Na प्लस Cl माइनस के बीच जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था इसको वीक कर देता है, वीक कर देगा और कुछ देर बाद ये जो बॉन्ड होगा Na प्लस और Cl माइनस के बीच जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। फिर क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। अब जब फ्री हो गए तो दे आर फ्री टू मूव, तो इसीलिए एक्वस फॉर्म में भी आयनिक कंपाउंड
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्री हो चुके हैं तो चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज मूव करेंगे। वाटर की डायरेक्टली प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, वीक कर देता है। तो पहले NaCl के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी स्ट्रॉन्ग, उसको वीक करेगा। उसके बाद धीमे धीमे बॉन्ड टूट जाएगा तो Na+ और Cl- दूर चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वो डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसोशिएट होने के कारण Na+ और Cl- फ्री हो गए हैं। तो जब फ्री हो जाते हैं चार्जेस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और मोल्टन और एक्वस NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड अभी नहीं बता रहा हूँ। इस सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे अभी आप, क्योंकि पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम वहीं पर इसको मैं डिस्कस करके आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ये मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग जब पढ़ लेंगे तो उसी की जब उसकी कोवेलेंट कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे वहीं पर आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक मेटल या एक नॉन मेटल के बीच में होगा। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी के कारण वो एनायन और कैटायन बन जाते हैं और अपोजिट चार्जेस के बीच एक फोर्स आ जाती है जिसके कारण दोनों एटम आपस में चिपक जाते हैं। जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं। NaCl को आप आज सॉलिड फॉर्म में लीजिए और उसमें करंट पास कराइए, ज़्यादा ये नहीं बिल्कुल पास नहीं लगेगा, अपना भी चिपक सकते हैं। दूर से ही देखिएगा कि करंट कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर जब आप देखेंगे उसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने में क्या होता है, पानी में डालने में Na+ और Cl- में हो जाता है। इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज Na+ एंड Cl- आर नाउ फ्री टू मूव। और जब चार्जेस फ्री हो गए हैं मूव करने के लिए तो फ्लो होने लग जाएंगे और फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। पहली कंडीशन मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, तो मेटल की IP यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर IP कम होगा, मेटल का IP कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन को लूज वो इजीली कर देगा। तो पहली प्रॉपर्टी यह है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। एफिनिटी का मतलब चाहत, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा चाहें। एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इनथैलेपी होनी चाहिए। ये नॉन मेटल के पास होनी चाहिए। मेटल के पास क्या होनी चाहिए, लो IP। अगर IP क्या होनी चाहिए, लो IP बिकॉज आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो IP लो होगी तभी वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और नॉन मेटल के पास एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को लेने की, मतलब कि एक्सेप्ट करने की बहुत चाहत होनी चाहिए। तो इसी की तरह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन पाएंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच होते हैं, हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच होते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। वहां पर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। तब तक के लिए जय शंकर जय महाराज।